एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज आप सभी के बीच जो है क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड पेपर जो 60 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो हम लेकर आए हैं। लगभग जो है कि ये 100% जो है कि आएगा, ये उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी तरह से इस पेपर को असेंबल किया गया है। तो इसमें से आपको जो है कि 20 में से 20 आना एकदम कंफर्म है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान इस पर दीजिएगा। इस प्रश्न को हम जल्दी जल्दी कराते जाएंगे, क्योंकि 60 प्रश्न है तो टाइम लगेगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। लगभग 95% मतलब उम्मीद है इस तरह से कि आप आ सकती है, यदि मेहनत करते हैं तो। इसे ध्यान से पढ़ना है। पहला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई। नेपोलियन की पराजय कब हुई। तो यहाँ पर देखिए 1814 दिया है, 1815 दिया, 1816, 1817। तो इसमें उत्तर होगा 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है। तो देखिए आपके पास जो है कि ABCD ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में एक उत्तर है आपका, ये है सी वाला, व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता। ये होगा आंसर ई। अब इसके आगे तीसरा प्रश्न है, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो इसमें आप देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, तो इसका ऑप्शन आपके ABCD में ये बी है, जर्मनी। ठीक है, बी पर आप उत्तर ट्रिक करेंगे। इसके बाद चौथा है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। एकीकरण मतलब एक होने में। ठीक है, एकीकरण का मतलब एक होने में मुख्य भूमिका किसकी थी। 4 ऑप्शन है, ऑटो वॉन बिस्मार्क, काइजर विलियम प्रथम, हिटलर, मुस्सोलिनी। तो इसमें उत्तर आपका है ए, ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा कराना है। अब यहाँ पे नेपोलियन संबंधित था। ठीक है, जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। ABCD इसमें ऑप्शन आपका होगा क्या, ये फ्रांस से। नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। छठवां है, वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ABCD 1814, 1815, 1816, 1817। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर है 1815। 1815 पे आप ट्रिक करेंगे, 20 का उत्तर है। आगे आपका प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। ठीक है, यंग इटली बनाया। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD, गैरीबॉल्डी, बिस्मार्क, काबुल, मुस्सोलिनी, मैजिनी। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका उत्तर है मुस्सोलिनी मैजिनी ने आपका ये बनाया था, जो डी इसका आंसर है 7वां का। 8वां प्रश्न इस प्रकार से आगे पढ़ेंगे, निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम में आता है। तो इसमें देखिए ये 8वां का जो प्रश्न है, इसका जो है कि 4 ऑप्शन है, मेटरनिख, काबूर, सी बिस्मार्क, मुस्सोलिनी। तो इसमें उत्तर आपका है ए। ठीक है, अब आगे प्रश्न हम पढ़ते हैं 9, फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई। 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। तो आपका उत्तर होगा इसमें बी, 1789। आप गेस करते होंगे क्योंकि आप पढ़े होंगे बुक को अच्छी तरह से, पुस्तक को पढ़े होंगे। तो इसमें जो है कि सभी आपके प्रश्नों को उत्तर मिलता जा रहा है। अब जो है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान देना। 10वां है, जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क, काइजर, हिटलर, मुस्सोलिनी। शायद आपको इसमें से गेस सही कर रहे होंगे। पूरा पक्का विश्वास है कि आप का उत्तर इसमें सही होगा, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ए इसका उत्तर है। आप जो है कि इसी तरह जो है कि ध्यान से जो है कि पढ़ेंगे क्वेश्चन को पढ़ के, और इसमें जो है कि ट्रिक लगाना है। निरंकुशवाद का तात्पर्य है, निरंकुशवाद का तात्पर्य ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश नहीं होता है। निरंकुश का मतलब जिस पे अंकुश न हो। ठीक है, निरंकुश जिस पे अंकुश न हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। भाई शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका उत्तर मिल जाता है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ABCD 4 ऑप्शन है, आप गेस करिए कौन सा उसका उत्तर होगा। देखिए, सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए जल्दी। हाँ, सीमित राजतंत्र इसका उत्तर होगा। क्या होगा, सीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है कि 13 ज्यूसेppe मुस्सोलिनी का संबंध था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए पहला ABCD में देखिए कौन कौन सा बताइए, तो उत्तर बताइए आप कौन सा उत्तर होगा इसमें। तो इसमें देखिए इसका उत्तर होने कारण कि आपका ज्यूसेppe मुस्सोलिनी का संबंध आपका इटली के एकीकरण से था, क्योंकि इसके पहले भी एक प्रश्न था इस पर, तो इसका उत्तर यही था, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया था प्रश्न, क्योंकि घुमा के पूछेगा। घबराना नहीं है, बहुत शांति से एकदम सोचना है, सोच के उसका उत्तर लिखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शन है।
जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, सम्मति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। कौन सा होगा इसका उत्तर? आप गेस करिए। तो इसका होगा जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार। कौन सा होगा? जन्म से विशेष प्राप्त अधिकार जो होगा इसका। ठीक है, अब इस तरह से जो है कि इसका उसका उत्तर है। आगे हम पढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन पे, जो 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? ठीक है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है कि यूमेनियल द्वितीय, जुसेप्पे मुस्सोलिनी, विलियम प्रथम, जुसेप्पे गैरिबाल्डी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका उत्तर ये होगा यूमेनियल द्वितीय। ठीक है, उत्तर आपका ये होगा। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और देखेंगे जल्दी जल्दी से प्रश्न आपका हल करा दें, क्योंकि समय भी बहुत कम है आपके पास। तो ये 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? 1871 में, ठीक है, जर्मनी का प्रथम सम्राट। ये लगभग जो है कि ऊपर प्रश्न हुआ होगा, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे इसका उत्तर है क्या? काइजर विलियम प्रथम, ये पहला उसका आंसर है, क्योंकि विलियम द्वितीय नहीं थे, फ्राइडे विल्हेम प्रथम नहीं थे, ऑटो वन बिस्मार्क इसमें नहीं थे। हाँ, अब इस तरह से प्रश्न है आपका 17वां, जालियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? जालियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? 4 ऑप्शन है, माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, जनरल डायर। देखिए इसमें बी और डी के अंतर्गत आपको ही मिल सकता है, क्योंकि माउंटबेटन का नाम कभी सुने ही नहीं, देखे ही नहीं, इसमें पढ़े भी नहीं है। तो लॉर्ड यहाँ पर जनरल डायर है, जनरल डायर ने इसमें जो कि गोलियां चलवाई थी। और यहाँ पे है 18 चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड, ये ध्यान देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप पुस्तक में ये सारा चीज़ दिया हुआ है, बट यहाँ पे एक आपको ऑप्शन के रूप में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 1920, 1921, 1922, 1925 कौन सा है? ऑप्शन बताइए। तो इसमें देखिए, तो ये सी है, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। आपका 19वां सवाल है इसमें, मतलब 19वां क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? जालियांवाला बाग की घटना देखिए, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919। तो इसका उत्तर होगा सी 13 अप्रैल 1919 को आपका ये जालियांवाला बाग घटना हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे 20 वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? ये आप जानते हैं, बहुत आसान है, गेस करिए कौन सा है। ABCD में देखिए तो आप बता देंगे, मुझे विश्वास है पूर्ण, क्योंकि बहुत आसान है, क्योंकि हम बहुत पहले से भी ये वंदे मातरम पढ़ते भी आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमको बताया भी जाता है स्कूल में। तो लगभग जो है कि इसका आपको उत्तर जो है कि 100% कन्फर्म होगा। आपको मुझे लग रहा है कि आप इसका, हाँ, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सही बोले, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, यहाँ पे 21वां है क्वेश्चन, जो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? जैसे यहाँ पे है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज जब हुआ, स्वतंत्रता हुआ, तो इसके बाद जो है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के बारे में लिखे थे उस समय। तो करेक्ट निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि महात्मा गांधी का शायद इसमें सत्याग्रह से नहीं है, कोई भी हम लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। अब यहाँ पे 23वां प्रश्न पढ़ेंगे, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता? बहुत आसान है, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ, आप तो जानते हैं कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है ना, महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो महात्मा गांधी जी है ना इसका उत्तर। आगे तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? ये भी आप जानते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसमें देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये बाल गंगाधर, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। अब इसके बाद पढ़ते हुए प्रश्न के साथ हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये प्रश्न है आपके सामने। तो ये आप गेस कर सकते हैं, इसका उत्तर जो है कि 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले उसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि शुरुआत में सबसे बड़ी पुरानी पार्टी ये है। प्रश्न 26वां है, निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है क्या? काली, पीली, लेटराइट, सीमेंट, कौन सा? हाँ, देखिए गेस करिए कौन सा है इसमें। तो ये सीमेंट है। ठीक है, मिट्टी का प्रकार नहीं है इसका, सीमेंट। अब 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसमें से आप गेस कर सकते हैं। गेस क्या, आप तो पढ़े ही हैं, आप बता सकते हैं, पूरे विश्वास है। जिसमें गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, गुजरात में पाई जाती है काली मिट्टी, सबसे अधिक जो कि गुजरात में मिट्टी पाई जाती है काली वाली। अब आते हैं 28वां प्रश्न, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वत पर मृदा अपरदन, मृदा का अपरदन मतलब कटना होता है। ठीक है ना, मृदा अपरदन का साधन है, कौन सा है?
पवन है, हिमनद है, जल है, पशुचारण है। तो मृदा अपर्दन होने का जो कि हिमनद कारण होता है, ठीक है ना। मृदा अपर्दन का साधन जो होता है हिमनद है। तो इस तरह से इसका उत्तर ये होगा। अब हम आगे की तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गहन खेती, वन उन्मूलन, अधिक सिंचाई। तो इसमें आपका उत्तर है क्या? अधिक सिंचाई इसमें उसका कारण है, ठीक है। अब आगे विशेष आपका क्वेश्चन जो है कि तीसवां क्वेश्चन है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य साधन नहीं है? नवीकरण योग्य साधन जिसको नया नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। नवीकरण योग्य साधन कौन सा? देखिए, पवन ऊर्जा, जल, जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना। जीवाश्म ईंधन ये नवीकरण योग्य साधन नहीं है, ठीक है। 31वां है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। इसमें से उत्तर कौन सा बताइए तो गेस करिए। तो ये आपका लैटराइट मिट्टी आपका ये उत्तर हुआ है, ठीक है। लैटराइट मिट्टी आपका उत्तर है यहाँ पे। अब आगे की तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ये लगभग जो कि 7वीं 8वीं में भी एक प्रश्न था, लगभग लेसन है। तो करेक्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौन सा होगा ऑप्शन बताइए तो इसमें? सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार, जहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है तो उत्तराखंड में होती है, ठीक है। उत्तराखंड इसका उत्तर है। 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत साधन नहीं है? संसाधन, सॉरी, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन, कौन सा होगा बताइए? तो खनिज संसाधन होगा, क्योंकि बागान में देखिए कुछ संसाधन से संबंधित है नहीं, चारागाह में नहीं, भूमि में नहीं है, कुछ संसाधन के हिसाब से बता रहे हैं जिसमें संसाधन इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय मतलब चक्रीकरण उसका होता रहता है, वो चलता रहता है। तो ये लोहा है, लोहा पुनः चक्रीय, ठीक है ना। अब आगे की तरफ हम पढ़ते हैं, इसका आंसर है ए, लोहा। आप उसमें प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ के सही उत्तर पर आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? तो इसमें ए दिया है कोयला है, दूसरा पेट्रोलियम है, तीसरा पवन ऊर्जा है, चौथा बॉक्साइट है। तो इसमें बॉक्साइट आपका 4 इसमें ऑप्शन दिया है। संभावित संसाधन तो इसमें पवन ऊर्जा है, संभावित संसाधन, ठीक है। संभावित संसाधन पवन ऊर्जा है। 36वां दिया कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एक बड़ी स्टोरी भी है, हम पढ़े भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। तो चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। तो यहाँ वन संरक्षण से है, ठीक है ना, क्योंकि वो जंगलों में पेड़ जब काटने गए तो क्या कि वहाँ के जो है जो निवासी थे तो वो लोग क्या किए, पेड़ों से चिपक गए, काटने नहीं दे रहे थे, ठीक है। प्रश्न 37 है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप गेस करिए। आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। कौन सा है? ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो? ये है आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है ना। अब 38 प्रश्न पर चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है, किस स्थान पर होती है, इसके बारे में बताना। जैसे ऑप्शन दिया है मासेनराम, चेन्नई, ठीक है ना, व्लादिवोस्तोक, न्यूयॉर्क। सबसे अधिक वर्षा तो कहाँ होती है आप बताइए? तो यहाँ पे मासिनराम में अधिक वर्षा होती है। जो अभी चेरापूंजी में भी अधिक से अधिक वर्षा होती है। तो ये स्थान के बारे में पूछ रहा था, इसलिए मासिनराम जगह है, ठीक है ना। प्रश्न 39 जो है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपका? तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है। अगला प्रश्न है 40वां, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आइए इसको देखते हैं, सलाल बांध किस नदी पर है। तो इसमें दिया है कि महानदी है, चिनाब है, सतलुज है, कृष्णा है। कौन सी है ABCD में? तो ये चिनाब पर है, ठीक है ना, चिनाब पर है। अब आगे प्रश्न हम पढ़ते हैं 41वां, इनमें से कौन सी रबी फसल है? इनमें से कौन सी रबी की फसल है, ठीक है ना। पहला चावल, मोटे अनाज, सी चना और डी कपास। कौन सा उत्तर होगा इसका बताइए बच्चों? आप जानते हैं, हाँ ये चना होगा इसका आंसर, ठीक है ना। इसमें से रबी की फसल क्या है? चना है। 42वें प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? फल जिसमें लगता है, फलीदार फसल। दालें हैं, मोटे अनाज, ज्वार, तिल या तिल। कौन सा होगा?
एक फलीदार फसल जिसमें फल लगता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, दाल है। ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, जो है कि हमारा है 43 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें एक रेशे होते हैं। तो एक रेशेदार फसल कौन सा है, जूट है, देखिए कॉफ़ी है, जो या रबर, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, रेशेदार फसल की बात हो रही है, इसमें जूट है जिसमें रेशे पाए जाते हैं, जूट में रेशे पाए जाते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है जिसको रोपा जाता है। अरे आप जानते हैं, तो बहुत आसान है ना, गेहूं है, चना है, गन्ना है, मूंगफली है, बताए तो गन्ना है ना, गन्ना। गन्ना को क्या करते हैं, वो काट के जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है ना, पानी चलाकर। अब कह रहा है 45 जो कह रहा है कि झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया वो एक गाना था, झरिया गईले फेंक दे थरिया, है ना। तो ये लोग अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए, किसके लिए, कोयले के लिए, है ना। कोयले वो कमाने वाला वो गाना था, पहले बहुत पहले पुराना चला था, आप जानते ही हैं, फेंक देने थरिया बलम गले झरिया वाला। तो ये जो है कि कोयला के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे। अब आते 46 वाला, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक ना, परंपरागत मतलब परंपरागत जो है ऊर्जा का स्रोत जो पहले से चलता आ रहा है। तो ये कह रहा है कोयला है, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस है, कौन सा बताइए। तो ऑप्शन बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, सौर ऊर्जा है। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा परंपरागत मतलब सूर्य से लेकर अंत तक ये ऊर्जा चलती रहती है, जो समाप्त नहीं होती है, परंपरागत रूप से चलती रहती है। 47वां प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, पवन ऊर्जा का उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, गेस करिए। तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का सबसे विशाल केंद्र है। 48वां प्रश्न पर हम चलते हैं। अभी जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको इसका सहायता भी मिल पाए, और अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है ना, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं 49वां प्रश्न पर, निम्नलिखित 49वां प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कौन से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत, तो परंपरागत नहीं, इसमें गैर परंपरागत है ना। गैर मतलब अलग से अन्य होता है, जो करे कि सौर ऊर्जा है, कोयला है, पवन ऊर्जा है और ज्वारीय ऊर्जा है। ठीक है ना, कौन सा इसका उत्तर हो सकता है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसमें सौर ऊर्जा। मतलब ये समझिए कि गैर भी परंपरागत समझिए चाहे गैर परंपरागत, दोनों तरह से इसका यही उत्तर होगा। प्रश्न 50 है, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से, कोयला से। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा, बताइए तो, बताइए जरा बताइए तो। एंथ्रेसाइट का इसमें होगा आपका कोयला। एंथ्रेसाइट का संबंध होता है कोयला। ठीक है, उत्तर कोयला होगा इसका। ठीक है ना। और नेक्स्ट इसमें आपका है कोयला जो है आपका जो संबंधित जो एंथ्रेसाइट से ही है, क्योंकि ये बुक में है, इसका थोड़ा डिस्क्राइब जो है कि बहुत बड़े में है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो है कि एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, माफ़ी हम चाहेंगे कि इसमें जो प्रश्न 49 का जो है ना ऊर्जा, सौर ऊर्जा गलत है, क्योंकि गैर परंपरागत रूप से जो है ना कोयला है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हम लोग ये इससे कोई बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान आए तो इस पर जो है कि इसको कट करा दिया गया, उसका उत्तर क्या होगा, कोयला होगा। ठीक है ना। अब आते हैं हम 51 वाले पे, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, गैस करिए आप। इसका उत्तर क्या होगा, कोयला होगा। इसका उत्तर क्या होगा, कोयला। आगे की तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 52वां, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तमिल है, ईसाई हैं, सिंहली हैं, मुस्लिम हैं। सबसे बहुसंख्यक वर्ग मतलब बहुसंख्यक मतलब सबसे ज़्यादा सिंहले लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, श्रीलंका में सिंहले लोगों की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। 53 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है। 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी है। ठीक है, 20 है, 22 है, 24 है, 26 है। आपका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, आप देखिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, 22 जो है कि भाषाएं कुल है अनुसूची में। ठीक है ना, सूची में नहीं, अनुसूची में, वो भी 8वीं अनुसूची में। प्रश्न 54 है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। 1980 में, 1990 में, 1992 में इसका उत्तर है। ठीक है ना। अब हम 55वां क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो इसका तो आप जानते ही हैं। ठीक है, फिर भी गैस करिएगा। A है 27, B है 28,
सी है 29, डी है 30। कौन सा आंसर होगा इसका बताइएगा? ये है बी 28, ठीक है ना। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? आइए इसको देखते हैं। तो भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं आप जानते हैं? क्योंकि अभी जो नए जो शुरुआत हुए हैं जिनकी गिनती बढ़ी हुई तो 9 है, 7 है, 10 है, 8 है। बताइए कितनी है केंद्र शासित? केंद्र शासित बहुत पहले से चलता आ रहा ना, 8 है ना। पहले 7 था भी, लेकिन 8 अब हो गया है क्योंकि उसमें एक बढ़ गया है, ठीक है ना, केंद्र शासित। आप जानते ही हाल में ही हुआ है। कह है कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बातें करते तो उसका अर्थ होता है, लैंगिक भेदभाव की बात करते तो उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ठीक है ना। लैंगिक से ही जो है कि पुरुष और स्त्री का पता चलता है, तो इसमें जो है कि समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, इसके बारे में पता चलता है। 58वां प्रश्न है, करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है ना, किस वर्ष हुई? यहाँ पर 1885, 1920, 1945 में या 1980 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1885 में हुई थी ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना। अब आते हैं 59वां, भारत में मताधिकार की आयु। मताधिकार जैसे मत देने का उम्र क्या होती है, ठीक है ना। मत देने का, मत मतलब होता है वोटिंग करने का, वोट देने का कितना उम्र होता है आप जानते ही हैं, 18 वर्ष लगभग रखा गया, ठीक है ना। लगभग नहीं, 18 वर्ष होना ही चाहिए। हाँ, लगभग नहीं चलेगा, 18 वर्ष रहेगा तो 18 वर्ष लगभग तक भी चलता है, 18 वर्ष होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं में से अच्छी है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। ये आपका ऑप्शन है पहला। और इसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे, व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना है। सी, ए और बी, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कि आपका लास्ट जो है कि अंतिम प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित, ये 61वां वाला। तो आप जितने लोग भी चैनल पे नए होंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? आपका 60 था लेकिन हम 61 करा दिए, ठीक है। तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका। किसको? ये पाकिस्तान को बोला जाता है, ठीक है ना। लोकतंत्र, तानाशाही जगह, तानाशाही लोकतंत्र को प्राथमिकता किसको दी जाती है? पाकिस्तान को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस तरह से आपको 61 प्रश्न क्या करा दिया गया है यहाँ पे। और इसमें से 100% जो है कि फुल मार्क आएगा, लेकिन आपको ध्यान से इसको पढ़ना होगा और आंसर आपको ध्यान से लगाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें घबराना नहीं है, एग्जाम में बैठकर आपको जो है कि अच्छी तरह से सोचना है और सोच कर जो है उसमें उत्तर देना है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से जो है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा आपका दिन शुभ हो। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप सभी जो है कि अच्छे मार्क्स से पास हों, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय